Hello everyone, welcome. And we are going to solve some questions from your recent test. So let's get started with the first question of this question discussion session. And the first question is the second question from your test paper. And the question is, there is a frictionless surface and there is a block kept here of mass 2 kg. Question ये कह रहा है कि it is struck by a jet releasing water at the rate of this. So this is just getting struck by water. Then यहाँ पे water fall कर रहा है और water किस rate से आ रहा है 1 kg per second. इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड. डन. और कह ये रहा है कि जब ये वाटर इसके सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है तो रेस्ट में चला जा रहा है. डन. सो और उसके बाद पूछ रहा है कि इफ वाटर कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा. डन. सो व्हाट एक्सेलरेशन क्यों होगा ब्लॉक का, क्योंकि इस पे वाटर फोर्स लगाएगा. और वाटर फोर्स क्यों लगाएगा, क्योंकि इसकी ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है लेकिन यहाँ पे आकर ये स्टॉप हो रहा है. डन. सो काइंड ऑफ मोमेंटम चेंज हो रहा है. और जहां भी मोमेंटम चेंज होता है फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है. डन. क्योंकि हम लोग फोर्स को लिखते हैं dp बाई डी. तो अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस वाटर के लिए निकाल लो तो आप फोर्स को इजिली निकाल सकते हो. और अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक पता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, दैट इज योर फोर्स बाय 2 kg. तो फोर्स को निकाल लेते हैं. डन. सो आप देख लो, 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं dt को 1 सेकेंड कर दूं तो मेरा dp क्या होगा. डन. सो 1 सेकेंड में कितना केजी वाटर आएगा 1 kg. उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर. सो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 5 इंटू 1 इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि वाटर रेस्ट में आ रहा है कांटेक्ट के बाद. सो 0. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 5. सो फोर्स क्या होगा 5 बाई 1, यानी कि फोर्स बाय 5, मास है 2. सो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट 2.5. चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 3 kg है. डन. 10 मीटर पर सेकेंड से वो इस वॉल पे फॉल किया और उसके बाद वो ब्लॉक कुछ ऐसे जा रहा है. डन. और ये बॉल और ये ब्लॉक इस वॉल से कितने टाइम तक कांटेक्ट में था 0.2 सेकेंड. तो हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल. वॉल पे फोर्स कितना लगेगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो कितना लगेगा, कैसे निकालोगे. अगेन मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि हमें टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है. यहाँ पे मोमेंटम चेंज भी कुछ हो रहा होगा. फोर्स एक्सर्टेड हम लोग क्या निकाल सकते हैं dp बाई डी. बट यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है. एम्बिग्यूटी ये है कि आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, ये जो वॉल है इस पे बॉल ऐसे आ रहा है. बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या है m. फाइनली बॉल किधर जा रहा है इधर. डन. तो सबसे पहले आप देख लो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है ना. अगर 2 डायमेंशनल कोलिजन है तो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये होता है ये पता करना कि कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करें. तो कौन से डायरेक्शन में हम लोग कौन से डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे. वेट फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाओ. सो कौन से डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करें, दिस इज आवर मेन टास्क हियर. चलो इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको वाई एक्सिस. तो मोमेंटम कंजर्वेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अगर मैं तुम्हें 1 डायमेंशनल से समझाऊं तो अगर एक ब्लॉक है ये ऐसे मूव कर रहा है, अगर ये इस बॉल से कोलाइड किया यहाँ पे आफ्टर कोलिजन और ड्यूरिंग कोलिजन यू मस्ट से, कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा. तो आप देख लो अगर ये बॉल ए है ये बी है, ए बी पे फोर्स किधर लगा रहा होगा इधर, है ना. फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ ए इधर होगा. एंड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी कितना होगा इधर होगा, है ना. यानी कि किस लाइन के अक्रॉस फोर्स लग रहा है, इस लाइन के अक्रॉस फोर्स लग रहा है. और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है उस लाइन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं. और इसी डायरेक्शन में हम लोग ये डीपी वाला टर्म लिखते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं. यानी कि इस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम कंजर्व होगा और इस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम इनिशियल जैसा था सेम एग्जैक्टली इक्वल रह जाता. वहां पे कंजर्वेशन की कोई बात नहीं होती. ऐसा नहीं होगा कि 2 मास था या 3 मास था कोलाइड किया तो उसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम.
लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट फाइनल अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम एग्जैक्टली सेम रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। डन। तो आप यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को यूज करो। तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन का आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। डन। तो इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे पता है, दैट इज 10, मास पता है दैट इज 3, एंड दिस एंगल इज 60, दैट वी नो। सो इनिशियल मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन कितना है, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन आप कितना लिखोगे, 3 into 10 into sin 60। लेकिन मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। डन। सो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। कैसे, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, वाई डायरेक्शन में यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा। सो वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितना था, mv cos 60, और v का वैल्यू कितना है, 10 है। सो चलो मैं 10 लिख ही देती हूँ। और फाइनल सपोज कर लो वेलोसिटी v है, तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना, सॉरी फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन कितना होगा, mv cos 60। ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आई हैव डिस्कस्ड इट हियर फॉर योर कन्वीनियंस। अब यहाँ पे देख लो, cos 60 कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू मुझे क्या मिला, 10। यानी कि फाइनली बॉल का वेलोसिटी क्या है, 10 ही है। चलो, तो मुझे वेलोसिटी मिल गया 10। अब एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम हम लोग निकाल लेते हैं, कितना होगा, 3 into 10 into sin 60। और देखो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम आई कैप डायरेक्शन में होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस आई कैप डायरेक्शन। डन। क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी इधर है, फाइनली इधर। क्लियर है। अब डीपी निकाल लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इन दोनों को माइनस करो तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन के साथ ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 into 3 into 10 into sin 60 कितना, √3/2। और dt कितना है, 0.2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, यू विल गेट हाउ मच, 150√3। सो द फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम लोग याद रखना फॉर फर्दर कन्वीनियंस। अब चलो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, देयर इज ए स्टोन। हमारे पास एक स्टोन है, और ये एक स्ट्रिंग से टाइड है। डन। ये स्टोन है और ये एक स्ट्रिंग से टाइड है, इट इज गोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। सर्कल मेरा खराब दिख रहा है, तुम लोग अच्छा देखने का कोशिश करो। ठीक है, ये सर्कल में जा रहा है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 1 मीटर। इसका मास कितना दिया हुआ है, 0.7। पूछ रहा है टेंशन क्या। डन। तो ओमेगा इज ऑल्सो गिवन, ओमेगा इज हाउ मच, दैट इज 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले ओमेगा को, कहीं भी ओमेगा इस टर्म में दिया हुआ हो फॉर एप्लीकेशन, हमेशा इसको रेडियन पर सेकेंड में लिखना। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको लिख दो, 30 into 1 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा, 2 पाई। 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 60। सो दिस इज पाई। क्लियर है। तो ओमेगा मुझे पाई मिल गया। अब देखो टेंशन क्या होगा, अब कोई भी अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है या सर्कल में जा रहा है, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, और कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे बॉल पे दो ही फोर्स लग रहा है, आइदर एक mg लग रहा है और दूसरा टेंशन लग रहा है। डन। mg सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। mg हमेशा इसके रेडियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल। टेंशन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। तो टी को आप क्या लिख दोगे, m⍵²r। नाउ पुट द वैल्यू हियर। m का वैल्यू क्या लिखोगे, 0.75, ω², π², r1। पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 10 से, 0.75 into 1, so it will come about 7.5 approximately. So the answer will be close to this. अब आप यहाँ पे देख लो, एक सर्कल है, सॉरी एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में जा रहा है। ठीक है, अब कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में जाता है, उसकी दो एक्सेलरेशन हो सकती है, वन इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वन इज योर रेडियल। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होता है, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। सो ए टी क्या होने वाला है, 0। ए आर क्या होगा, नॉन जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली ए आर हैज टू बी नॉन जीरो अगर ये सर्कल में जा रहा है। डन। सो ग्राफ बनाना है मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। ठीक है, तो एक कांस्टेंट का ग्राफ टाइम के साथ कैसा दिखेगा, दिस वन। ठीक है, now this is the question, there is a graph power delivered by a car and time is shown in the figure. So एक कार है जो कि जिसका जो भी पावर सोर्स है वो उस कार को क्या दे रहा है, पावर दे रहा है, डन। और पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, यानी कि पावर हमारा क्या है, कांस्टेंट, यानी कि कार कांस्टेंट पावर अप्लाई कर रहा है। कार के पावर की वजह से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होगी। सो पावर हियर इन दिस केस, चलो कांस्टेंट को मैं ना कुछ और ले लेती हूँ, इसको क्या लूं, सी ले लेती हूँ। ठीक है, क्यों, के से मैं काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकती हूँ इसलिए। अब देखो पावर को हम लोग यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये पावर, पावर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब आप देख लो पावर कांस्टेंट है, सो सी, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू सी बाई टी है। सो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिख रहा है ना। सो अगर वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो ऑब्वियसली ग्राफ लीनियर नहीं होगा। सो सी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा। हमारे पास नॉन नॉन लीनियर ग्राफ दो है, एक ए है एक बी है, अब इनमें से कौन होगा, दैट्स द क्वेश्चन। सो आप यहाँ पे वी स्क्वायर को लिख लो डायरेक्ट, यहाँ पे के टी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैंने के लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अगर तुम्हें चेक करना है तो यू कैन डू वन थिंग, वी इक्वल टू के, स्लोप को चेक कर लो। ठीक है, अगर सेकेंड टाइम चेक करने की जरूरत पड़े ना, एक से काम ना चले, तो स्लोप को चेक करने का कोशिश किया करो। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब स्लोप किसका चेक करेंगे, वी वर्सेस टी ग्राफ का, यानी कि डीवी बाई डी टी चाहिए मुझे। तो डीवी बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे रूट टी को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करने वाले हो तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। सो यहाँ पे देख लो स्लोप जो मेरा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, वन बाय रूट टी। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा स्लोप क्या होगा, घटेगा, है ना। और यहाँ पे देख लो फर्स्ट ग्राफ में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। लेकिन इस केस में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। स्लोप मतलब इससे जो एंगल बना रहा है, एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में एंगल धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि हॉरिजेंटल हो जाएगा, तब स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो द ट्रू केस विल बी ए, बी भी कट गया, ए बचा। ठीक है, अब देख लो हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर उसकी लेंथ है। और ऐसे ट्रेन बना लो, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। सो ये ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। सॉरी ये नॉर्थ तो हो नहीं सकता, मैंने गलत डायग्राम बनाया। तो आप ट्रेन कुछ ऐसे बना लो और ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। देर इज ए पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। और एक पैरट है जो कि सपोज करो इधर से आ रहा है और ये इसका स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, साउथ की तरफ जा रहा है इसलिए मैंने एरो ऐसे दिया। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, तो ट्रेन को क्रॉस करने में पैरट को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देख लो ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब, सपोज कर लो जो तुम्हारा पैरट है वो यहाँ पे पहुंचा, तो ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, ट्रेन के लेंथ का डिस्टेंस। और ट्रेन का लेंथ का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर। डन। सो यहाँ पे ट्रेन रेस्ट में तो है नहीं, ट्रेन जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में, पैरट का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड साउथ। तो ट्रेन को क्रॉस करने में उसको क्या टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे पैरट का क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। और सिंस एक का वेलोसिटी अप है दूसरे का डाउन है, सो वीपी माइनस वीटी अगर तुम करोगे तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं और इस डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो मुझे 5 माइनस माइनस 10 ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। सो 15, स्पीड कितना हो गया उसका ट्रेन के रिस्पेक्ट में, 15। अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन क्या लिखते हो, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 150, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है 15, 10। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। नाउ अब देखो सही से सारे क्वेश्चन को ना सही से पढ़ना चाहिए, अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हो ना तो आधा काम हो जाता है।
डन। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू a hose. Water leaves the hose with a velocity v and m is mass per unit length of the water jet. यानी कि अगर उस जेट को कुछ ऐसे बना लो, तो इस जेट का अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूं, तो इस यूनिट लेंथ में कितना मास ऑफ वाटर है, m है ना। पूछ रहा है व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर। सो किस रेट से काइनेटिक एनर्जी इस पाइप को, जो वाटर है उसको किस रेट से काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया जाए, किस रेट से पूछा है। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी जाएगी। डन। सो तुम खुद सोच लो, मास कितना है, सॉरी वाटर का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v। अगर मुझे पता चल जाए कि 1 सेकेंड में कितना वाटर जाएगा, डन, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। सो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी गेट्स इम्पार्टेड टू वाटर इन 1 सेकेंड इजिली निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि समझ रहे हो। सो 1 सेकेंड, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है, डीके बाई dt, है ना। तो अगर मैं dt को 1 सेकेंड ले लूं और तब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, तो मुझे रेट पता चल जाएगा, है ना। तो मैं वही काम कर रही हूँ। सो 1 सेकेंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी वाटर को मिलेगी, सपोज कर लो मिल गई हाफ m डैश v स्क्वायर। m डैश क्या है, 1 सेकेंड में जितना मास पास किया। सो m सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मास पास करेगा ये निकालो। सो वाटर की वेलोसिटी कितनी है, v। सपोज कर लो यहां से कोई भी चीज, एक एक ड्रॉप निकला, ठीक है। सो इसकी स्पीड v है, यानी कि 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v मीटर, है ना। सो 1 सेकेंड का मतलब कितना, कितना लेंथ, कितने लेंथ में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, v मीटर लेंथ में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिट लेंथ में वाटर का मास कितना है, m। तो v लेंथ में वाटर का मास कितना होगा, m इंटू v। डन। सो कुछ नहीं करना है, इधर उधर चीजें घुमाना है और लिख देना, दिमाग को शांत रखना बस। सो द आंसर विल बी व्हाट, हाफ m v q। तो द करेक्ट आंसर फॉर 11 विल बी d। ठीक है। अब देखो हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देयर इज अ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v। चलो ध्यान से देखो, एक m मास था, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। इट कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू अ मास ऑफ 3m। अब यहाँ पे एक मास 3m था, डन। ये मास 3m था और ये किधर मूव कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में। कितने वेलोसिटी से, 2v वेलोसिटी से, ठीक है। और ये दोनों जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे में स्टिक कर जाते हैं, यानी कि एक सिस्टम बन जाते हैं और उसके बाद ये किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो तुमसे पूछा ये गया है कि कॉम्बिनेशन का फाइनल वेलोसिटी क्या हो। तो देखो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले ऐसे देख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इनिशियल मोमेंटम आई डायरेक्शन में देखो, क्योंकि इनिशियली एक मास जो है, m मास जो है, उसकी वेलोसिटी है आई डायरेक्शन में, और जो 3m मास है उसकी वेलोसिटी है प्लस y डायरेक्शन में, यानी कि j डायरेक्शन में है ना। तो तुम देख लो, मैं इनिशियल मोमेंटम को लिखती हूँ। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mv आई क्या प्लस 3m, और वेलोसिटी कितनी थी, 2v, 2v j क्या, सॉरी इधर लिखना चाहिए था मुझे, एम वी आई क्या प्लस 6 mv j क्या। यही होगा ना, अगर मैंने वैल्यूज करेक्ट लिखे हैं तो, हाँ। तो ये होगा, ठीक है, डन। अब मेरी फाइनल मोमेंटम क्या होनी चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी हमारा क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, है ना। सो मैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन को कैसे लिखूंगी। तो तुम देख लो, इनिशियली मोमेंटम आई डायरेक्शन में कितना था, एम वी था। तो फाइनली भी मोमेंटम आई डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, एम वी होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कोलिजन के बाद किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो सिंपली हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब तुम देख लो, फाइनली जो बॉडी है उसका मास कितना होगा, 4m। देन सपोज कर लो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइनली vx होगी, तो फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, 4m vx। इनिशियल मोमेंटम कितना था, एम वी। तो एम एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वी एक्स का वैल्यू क्या बचेगा, v/4। सो वी एक्स मुझे मिल गया क्या, v/4। तो आप देख लो
Vx का वैल्यू यहाँ 3/2 है, 1/3 है, 2/3 है, ये यानी कि बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते, टिक कर सकते हैं। सेकंड निकालने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। सो टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज गिवन बिलो। स्ट्रेट लाइन मोशन में तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, लिखना क्या है, एटी ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुम्हें बनाना है। तो अब आप ये देख लो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको इंटरवल में बांट लो, क्योंकि इस इंटरवल में वेलोसिटी ऐसा है, इस इंटरवल में ऐसा है, इधर ऐसा है, इधर ऐसा, ठीक है। क्यों बांटना जरूरी है देख लो। अगर मैं इसको T1 मान लूं, इसको T2 मान लूं, इसको T3 मान लूं और इसको T4, तो अब ध्यान से देखो, 0 से T1 टाइम तक हमारा वेलोसिटी ऐसा है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा ना। तो मुझे एटी ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियसली वीटी ग्राफ का हम स्लोप को चेक करेंगे। तो वीटी ग्राफ का स्लोप 0 से T1 टाइम के लिए क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, सॉरी एंगल क्या है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है। और टैन ऑफ ऑब्ट्यूज क्या होता है, नेगेटिव। तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि फर्स्ट हाफ में मेरा एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। सो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग ही एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बताया है, नॉट ट्रू। तो ये और ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब देखते हैं T1 से T2 में देखो, T1 से T2 ही नहीं, T1 से T3 तक ये लाइन होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, सो इसका स्लोप क्या होने वाला है, पॉजिटिव। डन। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखो इसके बाद कुछ दिया ही नहीं है, जबकि यहाँ पे अभी एक लाइन और बचा है। इस लाइन के लिए देखो स्लोप क्या होगा, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, स्लोप नेगेटिव होगा, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो आंसर विल बी दिस, क्योंकि पहले पॉजिटिव, सॉरी पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देयर इज अ मास ऑफ मास m 60 kg है, डन, स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ प्लैंक। तुम्हारे पास एक प्लैंक है, इसका मास ले लो, कैपिटल M दिया हुआ है, वैल्यू भी दिया है, चलो भी कैपिटल M ही लिखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है, इसका मास स्मॉल m ले लो, ठीक है। करता ये कुछ ये है कि ये चलना स्टार्ट करता है, इस पे यही दिया हुआ है ना, हाँ, चलना स्टार्ट करता है, और इसके नीचे का जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस दिया, डन। तो ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पे 6 km/h दिया है। तो पूछ रहा है हमसे कि प्लैंक का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सो प्लैंक का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या करें, कैसे यूज करेंगे, देन दैट्स द बेसिक क्वेश्चन है। तो तुम ध्यान से देखो, सिस्टम फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम मान लिया, किसको, प्लैंक प्लस मैन को सिस्टम मान लिया। अगर मैं इसको सिस्टम मानती हूँ, तो अगर ये आदमी प्लैंक पे चल रहा है, इसका मतलब सिस्टम के अंदर कुछ हो रहा है ना, बाहर की चीज नहीं है, अंदर कुछ हो रहा है। और अगर सिस्टम के अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कोई फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, सिस्टम के अंदर एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, तो हमारा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, ठीक है। सो हियर एज वेल वी कैन कंजर्व द मोमेंट, डन। तो यहाँ पे देख लो, सपोज कर लो मैन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड vmg में लिखती हूँ, और प्लैंक का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड vmg लिखती हूँ, ठीक है। सपोज ये है, तो मोमेंटम ऑफ, यहाँ पे सिस्टम में दो चीजें हैं, तो अगर मैन इधर जा रहा है तो प्लैंक को किधर जाना चाहिए, इधर, है ना। और इन दोनों का मोमेंटम आपस में क्या होना, हो जाना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ मैन दैट इज स्मॉल n, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ प्लैंक इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, सॉरी इसको वीपी लिखना चाहिए मुझे, वीपी जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को सपोज कर लो मैंने v मान लिया, डन। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है, 6 i कैप,
आई कैप क्यों, मैं इस डायरेक्शन को आई कैप मान रही हूँ, ठीक है, इसको माइनस आई। तो प्लैंक का वेलोसिटी, सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं होगा, अगर मैन इधर जा रहा है तो प्लैंक इधर जाएगा, एरो गलत पड़ गया यहाँ। सो प्लैंक का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में, और वैल्यू क्या लिया मैंने, v। सो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी दैट इज माइनस, सॉरी माइनस v आई कैप, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, वीएमपी का मतलब क्या हो गया, वीएम माइनस वीपी, वीपीजी का मतलब क्या हो गया, वीपी माइनस वीजी, है ना। इन दोनों को ऐड करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, सॉरी दिस इज पी, एक्चुअली पी पी कैंसिल होगा, वीएम माइनस वीजी बचेगा, यानी कि वीएमजी। तो वीएमजी, इन दोनों को ऐड करने से मुझे वीएमजी मिला है। सो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, 6 माइनस वी आई कैप, ठीक है। सो वीएमजी का वैल्यू 6 माइनस वी आई कैप मुझे मिल गया, डन। तो अब देखो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, स्मॉल m 6 माइनस वी, डन। अब आप यहाँ पे m और कैपिटल M का वैल्यू डाल दो, m का वैल्यू कितना है 60, 6 माइनस v, कैपिटल M का वैल्यू क्या है 120 v। सो 120 60 टू टाइम्स माइनस इधर जाएगा 3v इक्वल टू 6, सो v इक्वल टू कितना मिलेगा 2। सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट। चलो, सो फिजिक्स में सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जब तुम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हो या मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हो, डन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ बॉल इज टू बी डिटरमिन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, डन। डायमीटर ऑफ बॉल को हम लोग किससे मेजर कर रहे हैं, स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हैं, पिच कितना है 0.5 और डिवीजन कितने हैं 50। तो सबसे पहले ये देख लो कि पिच का मतलब क्या होता है, कि अगर स्क्रू गेज एक कंप्लीट सर्कल में गया है तो वो कितना डिस्टेंस मेन स्केल पे कवर किया, डन। तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया 0.5 मिलीमीटर, और डिवीजन कितने थे 50। तो कंप्लीट सर्कल में जाने के बाद वो इतना डिस्टेंस कवर किया है 0.5, डिवीजन 50 है, तो पर डिवीजन वो कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लो। तो 50 डिवीजन के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया 0.5 मिलीमीटर। सो 1 डिवीजन के लिए कितना डिस्टेंस मेन स्केल पे कवर करेगा वो इतना, यानी कि ये हो गया 0.01 मिलीमीटर। सो यही हमारा क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का, है ना। एक डिवीजन स्क्रू गेज में एक डिवीजन का वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या है, सो दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। सो मुझे लिस्ट काउंट मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो 2.5 है, और सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितना है 20 डिवीजन। तो टोटल रीडिंग कैसे लिखते हैं हम लोग, टीआर, टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज वाला रीडिंग लिखोगे तो, सॉरी दिस इज स्क्रू गेज एक्चुअली। सो मेन रीडिंग कितना है 2.5 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का रीडिंग कैसे निकालोगे, 20 डिवीजन रीडिंग है, और एक डिवीजन का क्या मतलब है 0.01 मिलीमीटर। सो 20 डिवीजन का क्या मतलब होगा 20 इंटू 0.01, है ना, यानी कि 1/100, डायरेक्ट इसको लिख दो 5 यानी कि 0.2, सो 2.7 मिलीमीटर। आर का वैल्यू मुझे मिल गया। अब निकालना क्या है, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। तो आपको निकालना ये है कि डेंसिटी में हमारा क्या होगा, डेंसिटी में रिलेटिव परसेंटेज एरर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो कैसे बताओगे, बता दो क्या करोगे। देखो डेंसिटी को क्या लिखोगे तुम, सॉलिड बॉल है ना, सो डेंसिटी क्या लिखोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, और सिंस बॉल है उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, रिलेटिव एरर निकालना है ना हमें, तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस आर का कितना पावर है 3, तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब इसको आप कैसे लिखने वाले हो, पहला का वैल्यू मुझे दिया हुआ है दैट इज 2%, सो दिस इज 2% प्लस 3 इंटू डेल्टा आर। अब देखो डेल्टा आर क्या होगा, दैट इज द ट्रिक हियर एक्चुअली। सो यहाँ पे जो तुम्हें दिया हुआ है इस केस में, जिस डिवाइस से ये मेजर हो रहा है उस डिवाइस को ध्यान से देखो, कौन सा डिवाइस है ये, स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो कोई भी डिवाइस में मैक्सिमम एरर वो कितना दे सकता है लिस्ट काउंट के बराबर। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में याद रखना। सो यहाँ पे डेल्टा आर यानी कि एरर इन रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.01। और मैक्सिमम एरर अगर 0.01 है तो डेल्टा आर इतना हो गया। आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.7 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा समथिंग 1.1। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3.1%। डन, वेरी गुड। अब आप देख लो हमें क्या निकालना है। सी द क्वेश्चन केयरफुली। द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए एंड बी आर दिस, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कर लो, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। यही होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर उसके साइड्स वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं देन वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया। तो अब काम क्या है तुम्हारा, ए क्रॉस बी निकालना, जो कि तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे कैसे निकालना है, एक्सपर्ट होगे तुम लोग। तो निकाल लो। ए क्रॉस बी करना है, सो ए का आई कैप का वैल्यू 3 है, जे कंपोनेंट -6 है, के कंपोनेंट 2 है। बी का एक्स कंपोनेंट क्या है 2, वाई कंपोनेंट 1, के कंपोनेंट कितना है -2। अब आप अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई कैप का वैल्यू कितना होगा, हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे कट कर दो, इसको ऐसे आई कैप निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 -j। सेकेंड रो के लिए माइनस साइन पहले से ही लिखते हैं, सो इसको कट कर दो। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करो -6 और इसको इधर मल्टीप्लाई करो -4 माइनस साइन 4 प्लस के। अब के लिए इसको ऐसे करोगे, इधर से मल्टीप्लाई करोगे 3 into 1 है ना 3 माइनस -12, यही है ना। तो आप ध्यान से देख लो क्या क्या आएगा वो सही से कर लो। तो क्या क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 10 आई कैब आया प्लस 10 जे कैब आया प्लस प्लस आएगा ना, हाँ 15 के कैब। कुछ मिस्टेक होगा तो इसमें देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी ऐसा हुआ, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, इसका मॉड कैसे निकालेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस क्या होगा, एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ, 200 हो गया, ये 15 का स्क्वायर 225, सो दिस इज योर 425। ठीक है, और 425 को अगर तुम लिखोगे ध्यान से देखो तो इसमें क्या 5√17 लिख सकते हैं ना उसको। कितना आएगा बताओ, आएगा, सही से कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है, सो यस 5√17। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, लेट मी सी द आंसर हियर आल्सो। करेक्ट आंसर इज योर सी ओनली, और यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है सी ही मिल रहा है। सो वी आर राइट हियर, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, दैट्स व्हाई आई लुक्ड इनटू द ऑप्शन। चलो अब 12 करते हैं, तो सॉरी 22 करते हैं। तो 22 का लॉजिक मैं ऑलरेडी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिया हुआ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लिस्ट काउंट इतना। ठीक है, लेंथ किससे मेजर किया गया, मीटर रॉड से, और मीटर रॉड का लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे हिंट क्या दिए, मतलब इसका हिंट क्या है, इसका हिंट ये है कि सॉरी, इसका हिंट ये है कि जो डेल्टा एल होगा उसका वैल्यू कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने कहा मैक्सिमम एरर मेजरमेंट में लिस्ट काउंट के बराबर लेंगे। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर, और इसका डायमीटर किससे मेजर किया गया, वर्नियर कैलिपर से, जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस वर्नियर कैलिपर से हमने मेजर किया है, लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि डेल्टा आर होगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। अब देखो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एल। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या लिखोगे, 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू डेल्टा आर 0.01 डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे, आर कितना है, आर का वैल्यू देखो क्या है
Oh, he is 2 सेंटीमीटर, डन। प्लस इंटू 100 करना मत भूलना। प्लस डेल्टा एल का वैल्यू कितना है? डेल्टा एल मैंने लिखा था 0.1, एल है 5 सेंटीमीटर इंटू 100। सो इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, यहाँ पे देखो ये 1 आ रहा है और ये कितना आएगा? ये आएगा 2। सो आंसर शुड बी व्हाट? 3%। सो द करेक्ट आंसर शुड बी योर सी। ठीक है, डन। सो इस तरह के क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन से कुछ सीखने का है, सीखते जाओ सो दैट अहेड इन द एग्जाम थिंग्स विल बी मोर इजियर फॉर यू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। देर इज अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया? सॉरी, एक्सक्यूज मी। इसका मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम है। मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 सेंटीमीटर। और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है? 0.4, सॉरी यार, 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. Then, what is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle become this by the end of second revolution? 2 बार रिवॉल्व करने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि what is the magnitude of this tangential acceleration? ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 फोर्स लगेगा इस पे। एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और ऑब्वियसली ये सर्कल में जा रहा है तो रेडियस की तरफ एक फोर्स लग रहा है, रेडियल फोर्स, जिसकी वजह से मुझे रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अब देखो, ये जो बॉडी है इसका मोशन कैसे होगा? सर्कल में जा रहा है ऐसे कुछ। सर्कल मेरा खराब है, तुम लोग अच्छे से देखना। सो सर्कल में अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे किधर है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखो इधर है, यहाँ डिस्प्लेस इधर हुआ, फिर ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, डन। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टैंजेंट कह सकते हैं, है ना। और जो रेडियल फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, डन। और सेंटर और टैंजेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 90। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारा रेडियल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा 90 डिग्री पे होगा, इसलिए एफ आर जो रेडियल फोर्स है वो तुम्हारा इस पे कोई वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर होता है। एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अब देख लो, टेंजेंशियल फोर्स तो टेंजेंट के लॉन्ग ही है, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के लॉन्ग है, तो वर्क कौन करेगा यहाँ पे? टेंजेंट वाला फोर्स, डन। सो टेंजेंशियल फोर्स वर्क करेगा। और कितने रिवोल्यूशन में गया ये? 2 रिवोल्यूशन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ही लिख लो। एक काम करो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या लिखते हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन कौन कौन कर रहा है? चलो मैं लिख देती हूँ, एफ टी इंटू डी आर लिख लो, प्लस एफ आर इंटू डी आर इक्वल टू डेल्टा के। एफ आर तो वर्क नहीं करेगा, क्यों? सॉरी, यहाँ डॉट लिख लो तो ज्यादा बेहतर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ये 0। एफ टी का वैल्यू, चलो एफ टी ऐसे ही लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 रिवोल्यूशन का मतलब, 1 रिवोल्यूशन का मतलब वो कितना गया? देन जैसे यहाँ पे देखो, वर्क तो वो टेंजेंशियल फोर्स जो है ना वो हमेशा टेंजेंट की तरफ है। यानी कि तुम ऐसा मत सोचना कि बॉडी यहाँ से चला वापस तो यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। 2 रिवोल्यूशन का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, सो वर्क डन 0 नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम देखो, टेंजेंशियल फोर्स जो है वो हमेशा टेंजेंट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? हमेशा टेंजेंट की तरफ है। तो तुम देख लो, इस इंटरवल के लिए कुछ वर्क हुआ, इस इंटरवल के लिए कुछ वर्क हुआ, इस तरह से सारे इंटरवल में वर्क हुआ है। और ये सारे वर्क को जब हम ऐड करेंगे ना तो हमारा वर्क डन 0 नहीं होगा, है ना। ओवरऑल इंटरवल के लिए हम लोग ऐसे वर्क डन एफ डॉट डी आर ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक स्मॉल इंटरवल में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हर एक स्मॉल इंटरवल में नॉन पॉजिटिव वर्क डन है, डन। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर वर्क डन सारे स्मॉल स्मॉल इंटरवल में देखोगे तो क्या लिखोगे? इस इंटरवल में एफ डॉट डी आर, सो एफ डी आर, एफ डी आर, ऐसे डी आर सारे डी आर को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? सर्कमफ्रेंस। और अगर 2 बार सर्कल में गया है तो
टोटल dr का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 4πr, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁻⁴। सो आप यहाँ से इसको क्या लिखोगे, ft को मैं क्या लिखूं m80 मास इंटू एक्सेलरेशन 4πr इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 80 का वैल्यू क्या लिखोगे 8 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 ग्राम, उसको केजी में लिख लो -2 4 पाई, आर का वैल्यू क्या है 6.4, अगेन सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर लेना, ठीक है। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर एंड योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज सी। सो इसको कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग द थिंग। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता था कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट सेकेंड 2 रिवोल्यूशन के बाद जीरो होगा जीरो, लेकिन वर्क डन एफ डॉट डी आर हर इंटरवल में एफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डी आर चेंज हो रहा है, सच दैट एफ और डी आर के बीच में एंगल हमेशा क्या रह रहा है 0 डिग्री। तो सारे स्मॉल स्मॉल वर्क को ऐड करेंगे, सारे स्मॉल स्मॉल डी आर को अगर ऐड करेंगे तो मुझे एक इंटरवल एक रेवोल्यूशन में एक सर्कमफ्रेंस का वैल्यू मिलेगा, 2 रिवोल्यूशन में 2 सर्कमफ्रेंस का वैल्यू। ठीक, चलो अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर आर टू स्फेयर्स, स्फेयर ए है और तुम्हारा क्या है, सॉरी दोनों कनेक्टेड नहीं है, एक स्फेयर बी है। स्फेयर ए का मास m1 है, स्फेयर बी का मास क्या है m2 है, ठीक है। A is at rest initially and B is moving with velocity v along the x-axis. It is moving along x-axis with velocity v and its initial velocity is 0. After collision, B has a velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. तो suppose करो यहाँ पे collide किया A और B और collision के बाद B किधर जाने लगा, B जाने लगा इधर, कितने velocity से v by 2, B का मास क्या था m2, ठीक है। The mass A moves after collision in the direction. तो जो A मास है वो कोलिजन के बाद किधर मूव करे, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो आप देख लो कोलिजन ऐसे हुआ, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा, कोलाइड किया, बी तुम्हारा इधर चला, ठीक है। सो कोलिजन डेफिनेटली ऐसे नहीं हुआ होगा, कुछ अलग ओरिएंटेशन रहा होगा, क्योंकि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो बी इधर नहीं भागता, है ना। तो चलो इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो एक काम करते हैं, ए और बी डन, इनिशियल मोमेंटम पे हम लोग डायरेक्ट जाते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, ए का तो 0 था, तो पी ए तो हमारा क्या है 0 है, प्लस पी बी फाइनल m2 का मोमेंटम कितना है m2v, और किस डायरेक्शन में है ये आई डायरेक्शन, डन। सो इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू है m2v, डन। और अगर मैं इन दोनों मास को एक सिस्टम मान लूं, अगर मैं ए और बी को सिस्टम मान लूं, तो कह सकते हो कि जब ए और बी कोलाइड किया तो जो भी फोर्स लग रहा है वो कोई बाहर से कुछ फोर्स नहीं आ रहा, ए और बी के बीच का फोर्स लग रहा है। तो अगर मैंने ए और बी दोनों को एक सिस्टम माना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा कोलिजन, है ना। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, यानी कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है m2v इन द आई डायरेक्शन। सो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए m2v ही होना चाहिए, किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, डन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखो बी हमारा किधर मूव करता हुआ दिख रहा है v2, सॉरी y डायरेक्शन में, तो इसका कोलिजन के बाद b का मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है m2v/2। तो a को कुछ ऐसे मूव करना चाहिए सो दैट ये y डायरेक्शन के मोमेंटम को कैंसिल कर सके और इसका एक कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम i की तरफ हो, ऐसे ही मूव करना चाहिए ना, क्योंकि हमारे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है आई डायरेक्शन में, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, सिर्फ आई डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि वाई डायरेक्शन का जो बी जो है वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम लिया है वो कैंसिल होना चाहिए ए के मोमेंटम के कंपोनेंट से। तो चलो मैंने मान लिया ए इधर मूव कर रहा है, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है। सो ए का मास कितना है m1, वेलोसिटी ले लो v। सो
सबसे पहले देख लो ए का मोमेंटम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना होगा, m1v साइन थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, m2v2 होना चाहिए ना, कैंसिल होना चाहिए क्योंकि फाइनल मोमेंटम आई डायरेक्शन में मुझे चाहिए। फर्दर आई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, m2v, सो आई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, m2v। तो देखो आई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना दिख रहा है मुझे, m1v cos थीटा, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, m2v। तो अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, m1 कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल हो गया, सॉरी m2v मैंने कौन सा लिखा था यार, सॉरी m2v/2 था ना ये, सॉरी v2 नहीं था, m2v/2, क्योंकि b का फाइनल वेलोसिटी v/2 है, मैंने इसको v2 लिख दिया, m2v/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो v भी कैंसिल हो गया, सो tan थीटा मुझे क्या दिख रहा है, tan थीटा मुझे दिख रहा है 1/2, है ना, m2 कैंसिल होगा, v भी कैंसिल होगा, ये 2 बच जाएगा नीचे, सो 1/2। अब देखो यहाँ पे एंगल दो ऑप्शन है, थीटा tan इनवर्स 1/2 टू द एक्स एक्सिस, थीटा tan इनवर्स -1/2 टू द एक्स एक्सिस। तो अगर फर्स्ट केस में जाओ, तो अगर इनवर्स को इधर लाओगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ, और अगर इस केस में जाओ तो tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, -हाफ। तो तुम सोच रहे होगे कि आपका आंसर भी तो 1/2 आया है, सो मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखते हुए एंगल को नहीं लिखा है ना, मैंने सिंपली मैग्नीट्यूड मैं लिखती गई, लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान से देखो ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम लोग जानते हो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। डन, सो अगर tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेगा, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो, सो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे हमने साइन को इंक्लूड नहीं किया था, सिंपली डिड द कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे देखकर ही समझ में आ रहा है कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, सो द एंगल इट विल बी टेकिंग विल बी दिस tan इनवर्स -1/2। सो दीज आर स्मॉल चेक्स जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस में रहोगे तो वो मिस नहीं होगा। A train accelerating uniformly from rest attain a maximum speed of 40 meter per second in 20 seconds. It travels at this speed for 20 seconds and is brought to rest with uniform retardation further 40 seconds. What is the average velocity during this speed? तो तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v एवरेज क्या लिखोगे, सिंस ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस, या टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट लिखो, सिंस दिस इज 1D तो ज्यादा मसला नहीं है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे तीन तरह से मोशन हो रहा है, तो सबसे पहले तीन ब्लॉक बना लो और तीनों केस में तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो चलो मैं पहला केस करती हूँ। फर्स्ट केस में क्या कहा है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ और 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेन कर लिया, कितने टाइम में, 20 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगर तुम एस इक्वल टू क्या लिखोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से निकाल सकते हैं, यू 0 होगा, है ना, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मुझे ए नहीं पता है, तो हम ए यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हुआ है, 40, तो v इक्वल टू क्या लिखोगे, u प्लस ए टी, v कितना है 40, इनिशियल क्या है 0, a मुझे नहीं पता, t 20 सेकेंड, सो a का वैल्यू क्या आया 2। अब a जब मिल गया मुझे, तो अब हम लोग डिस्टेंस सॉरी या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, सो s1 को क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सिंस u 0 है तो उसको 0 कर दो, हाफ a का वैल्यू 2, t स्क्वायर 400, क्योंकि 20 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे 400 मीटर आया। चलो अब देखते हैं, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकेंड, और वो इसी स्पीड से 40 मीटर से ही कितने देर तक और चलता है, 20 सेकेंड तक। सो इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इजी है, टाइम इंटू वेलोसिटी, सो 20 इंटू 40 कितना मिला मुझे, 800, S2 मिल गया। अब S3 निकाल लो, तो S3 कैसे निकालेंगे,
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड। अब ये 40 सेकेंड रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 20 मिनट तक सर्टेन एक्सेलरेशन से चला तो उसकी स्पीड 40 हो गई, 40 से वो 20 सेकेंड तक चला। अब 20 सेकेंड के बाद वो फर्दर रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, यानी कि कोई रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, और वो 40 से अनदर 40 सेकेंड के बाद वो क्या हो गया है, या फिर उतने समय तक वो रिटार्ड हुआ है। डन। तो मुझे ये निकालना होगा कि उस 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है, यानी कि उतने देर में वो रेस्ट में आया, लिखा है ना, एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड। डन। सो लास्ट के 40 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 40, फाइनल क्या है 0। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से a निकाल लेंगे, v कितना हो गया 0, u कितना हुआ तुम्हारा, u इज योर 40, रिटार्डिंग है तो माइनस साइन देंगे a के साथ, t पहले ही मैंने माइनस दे दिया या फिर प्लस रहने दो, t कितना है, t है 40, सो a का वैल्यू कितना आया -1। सो साइन इटसेल्फ इज टेलिंग इट इज अ रिटार्डिंग, सॉरी इट इज रिटार्डेशन एक्चुअली। तो a मिल गया मुझे। अब मुझे क्या निकालना होगा s, तो s आप निकाल लो। s कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, s3 निकालना है। सो सिंपल v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देख लो कितना होगा ये, v स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 40 था u तुम्हारा, सो 1600 प्लस क्या लिखोगे 2 इंटू -1 इंटू s। सो s3 का वैल्यू मेरा कितना आने वाला है, s3 आएगा 800, ठीक है। सो फर्स्ट है 400, 800 मीटर, देन एंड अगेन 800 मीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, 400 प्लस 800 प्लस 800। टाइम क्या लिखोगे आप लोग, तो फर्स्ट 20 सेकेंड था, अगेन 20 सेकेंड, देन 40 सेकेंड, सो 40 प्लस 40 दैट इज योर 80। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 800 800 1600, 2000 by 80, 00, and this will be equal to how much, 8 2 और 5 25, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर विल बी योर बी, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन तो जरूर किए होगे क्योंकि दिस वाज एक्चुअली वेरी इजी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, displacement time graph of a particle moving on a straight line, sign of velocity and acceleration of particle at time t। तो ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, और पूछा है कि इस टाइम पे वेलोसिटी का साइन क्या होगा, एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा। तुम ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप क्या बताता है, स्लोप ऑफ एस टी कर्व विल गिव यू व्हाट, वेलोसिटी। सो t1 टाइम पे देखो, एस टी कर्व का स्लोप ये दिख रहा है, और ये स्लोप कितना एंगल बना रहा है, सम एक्यूट एंगल, और tan ऑफ सम एक्यूट एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। अगर यहाँ पे ये एक्यूट है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो देख लो, बी सी और डी तो कट गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का साइन नेगेटिव दिया है। अब मुझे ए और बी में डिसाइड करना है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देख लो, इस टाइम पे वेलोसिटी सर्टेनली पॉजिटिव है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन हम इस ग्राफ से कैसे निकाले, तो इस टाइम से जस्ट थोड़ा सा पहले देख लो, थोड़ा सा पहले, थोड़े टाइम पहले स्लोप कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, है ना। और इस टाइम से थोड़े देर के बाद कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस पे स्लोप देख लो, वो ऐसा। तो मैंने ये दोनों इसलिए ड्रॉ किया है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आई कैन शो यू इट मोर क्लियरली। तो आप यहाँ पे देखो, जो पहले वाला टाइम लिया था, t लेस देन t1 लिया था, उसके लिए एंगल ये आया, इसको θ1 ले लो। और यहाँ पे जो टाइम लिया t ग्रेटर देन t1 लिया, इसके लिए स्लोप ये बना, क्लियरली दिख रहा है θ2, ये एंगल θ2 है, और θ2 क्लियरली दिख रहा है θ1 से क्या है, बड़ा है, θ2 क्या है, ग्रेटर देन θ1। यानी कि हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है ना। t1 से पहले हमने लिया तो वेलोसिटी कितना होगा, tan थीटा, सॉरी नॉट डायरेक्टली tan θ1,
या वी कैन से tan θ1 और टी टाइम जो हम लोग t1 के बाद ले रहे हैं उसके लिए वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, tan θ2। तो मुझे दिख रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो वेलोसिटी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ा है। यानी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, बी। डन। अब आप देख लो, एक और क्वेश्चन है। A particle is moving eastward with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। और 10 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम। तो आप एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो ए एवरेज कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम मुझे पता है कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुआ, 10 सेकंड में चेंज हुआ है। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू क्या लिखने वाले हो, तो आप देख लो v1 ये था, v2 ये था। सो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1। तो देखो v2 माइनस v1 ग्राफिकली दिखाना पड़ेगा, v2 तो इधर था और v1 इधर है ना। माइनस v1 किधर, v1 इधर है तो माइनस v1 इधर होगा। तो v2 माइनस v1 यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, v2 ये सारा वेक्टर है प्लस माइनस v1, यानी कि v2 में ऐड करेंगे माइनस v1 को। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ, ये v2 है और माइनस v1 इधर होगा। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा रिजल्टेंट खुद इधर जाएगा, यानी कि डेल्टा v कुछ इधर होगा। डन। तो डेल्टा वी मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉलम में होगा, है ना, समझ रहे हो। और नॉर्थ एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट होगा, ये एंगल 45 ही होगा। क्यों, क्योंकि v2 और v1 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये 5 है, ये 5 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनके बीच का एंगल क्या है, 90। सो 2ab cos 90 0। तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा, तो यानी कि 5√2। डन। सो डेल्टा वी हो गया 5√2। अब यहाँ पे कट कर दो 1/√2। सो 1/√2 होगा, 1/√2 ए है और सी है। अब डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ वेस्ट होगा या नॉर्थ ईस्ट होगा, तो डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे सारी चीजों को पकड़ के करोगे, सही से करोगे ना क्वेश्चंस और डायग्राम, तो डेफिनेटली यू विल गेट इट राइट ऑन। डन। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। और 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिन है, देयर इज ए पिन, सपोज कर लो कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल पिन दिया हुआ है, मैंने इसको ऐसा बना दिया, चलो रहने दो। A uniform flexible chain of mass m and length 12 hangs in equilibrium। अब इसके ऊपर से let me change the color so that ध्यान से अच्छे से दिखे तुम लोग को। अब यहाँ पे देखो, इसके ऊपर एक हैंग है, एक क्या हैंग है, चेन हैंग है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, हैंग इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ये दोनों लेंथ क्या है, रेस्ट में है, ऐसे ऐसे करके हैंग है। ठीक है, इस पिन के ऊपर इसका मास, पूरे का मास m है और लेंथ 12 है। यानी कि कह सकते हैं कि ये लेंथ l होगा, ये लेंथ l। चलो एक काम करते हैं, इसको 0 हाइट लेकर चलती। क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पूछा है कि अगर हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दें, ठीक है, और जब ये वाला एंड इस पिन को ऑलमोस्ट लीव करने वाला होगा, यानी कि मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा, फाइनली ऐसा सारा 12 लेंथ जब इधर होगा, जस्ट लीव करने वाला होगा, तब पूछा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ चेन क्या हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, स्पीड को निकालने की कोशिश करें वहां से, तो निकल सकता है। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम लिया है, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो रेफरेंस फ्रेम सबसे पहले फिक्स करना होगा। ठीक है, सो मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब देख लो, इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, l/2 डिस्टेंस नीचे होगा यहाँ से। इस लेंथ का भी सम l/2 डिस्टेंस नीचे होगा।
ठीक है, यानी कि इस पूरे चेन का जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरे रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे है, L/2 डिस्टेंस। यानी कि अगर इस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूं तो लिख सकती हूँ -mgL/2, क्योंकि वो मेरे रेफरेंस लाइन से नीचे है। डन। सो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, समझ रहे हो, क्योंकि H0 लिया है तो इससे ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस लूंगी, इससे नीचे नेगेटिव लूंगी। डन। तो ये हुआ। और इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में है तो वेलोसिटी तो जीरो है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, जीरो। ये इनिशियल हो गया। अब फाइनली देख लो, जब ये जस्ट लीव करने वाला होगा तो सपोज कर लो कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, सपोज v है। सो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं क्या लिखने वाली हूँ, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगी, ये देख लो, ये पूरा लेंथ कितना था, 12 था। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, कुछ L डिस्टेंस नीचे होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा -mgL। डन। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। डन, दैट इज कंजर्वेटिव। सो मैकेनिकल एनर्जी मेरा क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड हियर। सो आप यहाँ पे देख लो, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, -mgL/2। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे लिख दो हाफ mv² प्लस -mgL। अब इसको इधर लेकर जाओ, सो mgL -mgL/2 कितना हो जाएगा, mgL/2, सॉरी, mgL/2, दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, और v² का वैल्यू कितना होगा, gl। सो v कितना होगा, √GL। समझ गए। सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। An inelastic ball is dropped from a height 100 meter. If due to impact it loses 35% of its energy, the ball will rise to a height. So very simple question. यहाँ पे surface ले लो, एक बॉल है, 100 मीटर के हाइट से गिरा, तो 100 मीटर के हाइट पे जब बॉल होगा, सपोज कर लो मैं मास m ही लेती, सो m हाइट से अगर गिरा, सॉरी h हाइट से गिरा, 100 मीटर हाइट से गिर रहा है ये, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लो, क्या लिखोगे, mgh, h दिया हुआ है 100। सो आया यहाँ पे, जब वो ग्राउंड से कोलाइड किया तो इसकी 35% एनर्जी लॉस हो गई। तो सबसे पहले ये देख लो कि ग्राउंड से कोलाइड करने के पहले इसकी एनर्जी क्या होगी। सिंस यहाँ पे भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एनर्जी कंजर्व होगा। इस पॉइंट पे एनर्जी टोटल कितनी है, mgh, है ना, तो इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अब ज्यादा काइनेटिक वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक से तुम यहाँ आंसर निकाल सकते हो। सो यहाँ एनर्जी mgh है, यहाँ भी mgh होगा। डन। और उसका कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 35%, यानी कि लॉस इन एनर्जी, कितना लॉस हुआ वो लिख लो। तो 35% ऑफ व्हाट वाज इनिशियली, सो इनिशियली कितना था, mgh। तो लॉस इन एनर्जी इतना हुआ ना। डन। अब देखो इनिशियल एनर्जी मेरा कितना था, mgh, लॉस इन एनर्जी इतना हो गया, तो एनर्जी बचा कितना, लेफ्ट एनर्जी क्या लिखोगे, लेफ्ट एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज योर 35/100 mgh। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, कितना होगा, 100 माइनस 35 अगर करोगे तो कितना आएगा, 65/100 mgh। तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, देख रहे हो 65% एनर्जी उसकी बची हुई है ना। डन। सो वो कितने हाइट तक जाएगा, कैसे निकालोगे अब, यहाँ पे देख लो, इनिशियली h कितना था, अगर तुम्हें हाइट निकालना है तो एक काम करो, सपोज कर लो, एक काम करो, वैसे तो मुझे 65 डायरेक्टली दिख रहा है, बट पता नहीं तुम लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। सो इनिशियल एनर्जी mg इंटू 100 ले लो, अगर कैलकुलेट ही करना है तो mg इंटू 100 हो गया, 35% लॉस हुआ इसका, तो कितना लॉस हो गया, 35 mg लॉस हुआ है ना। और इनिशियली कितना था, 100 mg, यानी कि कितना एनर्जी उसके पास बचा, 65 mg।
अगर 65 mg एनर्जी है तो कितने हाइट तक जाएगा? 65 तक, है ना? क्योंकि अगर एच हाइट पे है तो उसकी एनर्जी कितनी है? mgh, उसके पास एनर्जी है 65 mg, तो कितने हाइट तक जाएगा? 65, जो कि यहाँ से भी मुझे दिख रहा था। डन, चलो ठीक है। नाउ देर इज वन मोर क्वेश्चन। The water drops fall at regular interval from a tap 5 meter above. एक second, just give me 1 minute. Okay, done. The water drops fall at regular interval from a tap 5 meter above the ground. So एक ग्राउंड बना लो। मेरी डायग्राम बहुत ही खराब है तो मैं बना नहीं सकती टैप, तो चलो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। सपोज करो इससे ड्रॉप निकलता है। डन, एंड इट इज फॉलिंग हियर। कितने अबव है ये? 5 मीटर अबव है। थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप। थर्ड ड्रॉप यहाँ से लीव कर रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ टच कर रहा है तब तुम्हारा थर्ड ड्रॉप क्या हो रहा है? गिर रहा है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज सेकेंड ड्रॉप? तो सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर है उस इंस्टेंट पे, ये पूछा। तो इसके लिए अगर मुझे ये पता चल जाए इस सेकेंड ड्रॉप को यहाँ से गिरे कितना टाइम हुआ है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अगर ये डिस्टेंस मिल गया तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि दिस होल इज 5 मीटर, है ना? तो मुझे ये निकालना होगा कि सेकेंड ड्रॉप कितने टाइम पहले निकला है जब हमारा फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुंच चुका है ना? तो देखो, फर्स्ट ड्रॉप पहुंचा, कितने सेकंड में पहुंचा दिया हुआ है क्या? सॉरी यार। The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. No, nothing is given. But first drop ground को touch किया है, मतलब कितना distance चला होगा? 5 मीटर। यहाँ से ड्रॉप निकल रहा है, यानी कि ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जस्ट ड्रॉप हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। डन। सो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ? टाइम निकाल सकती हूँ, है ना? तो एस इक्वल टू क्या लिखते हो? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हर ड्रॉप पे ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन लगेगा। सो एस 5 मीटर चला है, वो हाफ एक्सेलरेशन 10 मुझे पता है, टी स्क्वायर 2555। सो टी इज हाउ मच? 1 सेकेंड। सो एक सेकेंड में, एक सेकेंड पहले तुम्हारा ये फर्स्ट ड्रॉप निकला होगा, है ना? सो फर्स्ट और रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप निकल रहा है, तो तुम ध्यान से सुनो। फर्स्ट ड्रॉप एक सेकंड पहले निकला, ठीक है? और एक सेकंड के एंड होते ही तीसरा ड्रॉप निकलने वाला है, यानी कि दूसरा ड्रॉप कब निकला होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो एक सेकंड तक सिर्फ 2 ही ड्रॉप मोशन में है, यानी कि, और अगर ये रेगुलर इंटरवल पे निकले हैं तो वो रेगुलर टाइम क्या होगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक सेकंड में तीसरा ड्रॉप पहुंच गया, सॉरी पहला ड्रॉप पहुंचा, सॉरी, एक सेकंड में पहला ड्रॉप पहुंच गया, तीसरा ड्रॉप अभी निकला नहीं है, निकलने वाला है। सेकंड ड्रॉप निकल चुका है पहले ही। तो सेकंड ड्रॉप कितने टाइम पहले निकला होगा अगर ये रेगुलर टाइम इंटरवल पे निकल रहे? तो टोटल टाइम 1 सेकंड है, 2 ड्रॉप मोशन में है, तो रेगुलर टाइम इंटरवल मीन्स 1 सेकंड को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाफ सेकंड पहले निकला होगा, है ना? सो हाफ सेकंड पहले ये, यानी कि 0 सेकंड पे पहला ड्रॉप निकला, हाफ सेकंड पे दूसरा ड्रॉप निकला, और अनदर हाफ सेकंड यानी कि 1 सेकंड होने पे अब तीसरा ड्रॉप निकलने वाला। डन। सो हाफ सेकंड का टाइम सेकंड ड्रॉप ले चुका है, उससे पहले निकल चुका है। तो देख लो अब सेकंड ड्रॉप कितना डिस्टेंस चला होगा टॉप से? हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टी 1/4, तो कितना होगा? 10/8। बॉटम से कितना डिस्टेंस होगा? बॉटम से डिस्टेंस लिखोगे 5 माइनस 10/8, यानी कि 30/8, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि सी होगा तुम्हारा। डन। तो यहाँ पे टाइम निकालना जरूरी था। अब देखो, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इजी। देयर इज एनर्जी, देयर इज फोर्स, देयर इज लीनियर मोमेंटम, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, मैच द फॉलोइंग थिंग। तो सबसे पहले चिल होकर ई का डायमेंशन लिख लो। तो ई का डायमेंशन क्या होता है? ml² t-2। एफ का डायमेंशन क्या होता है? ml t-2, है ना?
पी मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, mlt-1, है ना, समझ के। अब तुम मैच कर लो यहाँ पे, E 0 लिया है, F -1, तो F को -1 करो फर्स्ट के लिए, mlt-2 का पावर क्या लिया है, -1। E तो 0 लिया है, तो 0 करूंगी इसके ऊपर तो सारा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही। अब P का वैल्यू क्या, P का डायमेंशन क्या है, mlt-1, इस पे 1 ले लो। अब देखो m का पावर यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, सो m का टोटल पावर 0। l का यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ 1 है, सो l का पावर भी 0 हो गया। t का यहाँ पावर है 2, t का पावर यहाँ है -1, सो t का पावर कितना हो गया, 1। यानी कि जो x है वो किसका बताएगा, टाइम का बताएगा, ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। अब y देखो क्या बताएगा, y में क्या लेना है, e को -1 लेना है ना, सो आप e को -1 ले लो, ml²t-2, इसको ले लो -1, f0 तो मैं उसको हटा ही देती हूँ, ml-t-1 को क्या लेना है आपको, 2। तो अब देख लो m -1, तो -1 ले लो, l, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड यहाँ रुक जाओ। अब आप यहाँ पे देखो m का यहाँ पावर है -1, यहाँ है 2, सो यहाँ m होगा, l का पावर है -2, l का पावर है 2, सो l का पावर 0 हो गया, t है +2, t है -2, t 0, यानी कि y किसके बराबर हो गया, मास, तो तीसरा नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि एक ही बचा, दैट इज लेंथ। तो अब आप मिक्स कर लो क्या है, ठीक है। सो लेट मी गिव यू द आंसर एक्चुअली, सो 37 का आंसर क्या होगा, ए का, ठीक है। अब देखो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इज इन कॉन्टेक्ट विद द कार्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, यानी कि इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, तो इस कार बड़े वाले कार्ट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए इन सब में से, सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट फॉल, कैसे निकालेंगे। तो सिंस अल्फा को मुझे रिलेट करना है, तो चलो मैं यहाँ पे बैठ के इसका इक्वेशन लिखती हूँ। तो अगर मैं कार के ऊपर बैठकर उस स्मॉल मास m का इक्वेशन लिख रही हूँ, यानी कि आई एम राइटिंग इक्वेशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखते हैं तो स्यूडो फोर्स एक्स्ट्रा में अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो स्मॉल मास m का जब मैं इक्वेशन लिख, जब मैं FBD बनाऊंगी, इस पे नीचे फोर्स लगेगा mg, लगेगा, तो सबसे पहले स्यूडो ही लगा लेते हैं, चलो। एक्सेलरेशन किधर है फ्रेम का, इधर, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, उससे अपोजिट, वैल्यू क्या होगा, एम ए, और क्या फोर्स लगेगा यहाँ, तो देख लो इस पे नीचे mg, और सिंस ये कांटेक्ट में है, ये ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक इस सरफेस को इधर प्रेस करेगा, तो ये सरफेस इस ब्लॉक को इधर प्रेस करेगा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, सो इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा, इधर। अब देखो फ्रिक्शन किधर जाएगा, सिंस ये स्मॉल मास m का गिरने का टेंडेंसी नीचे नीचे होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करेगा, सो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। अब देख लो n इक्वल टू ma, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, और अगर ये ब्लॉक हमारा नहीं गिरे, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारा होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है वो हमारा mg से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। चलो फ्रिक्शन को क्या लिखोगे, म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg, n को आपने क्या लिखा है, m a, दैट इज अल्फा हियर, सो म्यू m अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू mg, आप m को कट कर दो यहाँ पे, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई b, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, d। चलो अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा तो सबने किया होगा। Trajectory of two projectile 1 and 2 are shown if the time period denoted by, if the time period is denoted by t and initial speed is denoted by u। टाइम पीरियड कितना है, t है, इनिशियल स्पीड कितना है, u है,
यानी कि एक का स्पीड u1 रहा होगा, एक का u2 रहा होगा। देखो पहले ना डायग्राम को ऑब्जर्व करो, डायग्राम में क्या दिख रहा है, दोनों का मैक्सिमम हाइट क्या दिख रहा है, सेम। और मैक्सिमम हाइट का तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी कि यू वाई का स्क्वायर 2g। यू वाई क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में तुम लोग पढ़े हो, अगर मैं इस चीजों को ऐसे फेंक रही हूँ u स्पीड से, तो एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा होता है और y डायरेक्शन में होता है u sin थीटा। तो u sin थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, u y। तो मैंने ये लिख दिया, क्यों लिख रही हूँ दिख जाएगा अभी। टाइम पीरियड क्या लिखते हो, टाइम पीरियड लिखते हो 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u y बाई जी। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट सेम है, अगर दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है यानी कि दोनों का ही यू वाई क्या होना चाहिए, सेम, है ना। और अगर दोनों का यू वाई सेम है तो टाइम पीरियड भी दोनों का क्या होगा, सेम। यानी कि दोनों का यू वाई सेम है, यानी कि u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। डन। और इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिला कि T1 इक्वल टू T2, क्योंकि ui सेम है और टाइम पीरियड ui पे ही डिपेंड करता है। डन। तो चलो T1 इक्वल टू T2 तो होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब u1 और u2 का क्या रिलेशन होगा, तो आप ध्यान से देखो, जो 1 है 1 के लिए एंगल ज्यादा है और 2 के लिए एंगल क्या है, कम है। ध्यान से देखो, 2 का एंगल कम है, 1 का एंगल क्या है, ज्यादा है। सो साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2। अगर ये ज्यादा है इससे, तो इसको कम होना पड़ेगा इससे, तभी ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि u1 लेस देन u2। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी ऑफ 40। डन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। There is a shot which is fired from a point at a distance of 200 मीटर from the foot of a tower। तो सपोज कर लो एक टावर है जिसका हाइट कितना है 100 मीटर, और इसके फुट से 200 के डिस्टेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शॉट को फायर किया है हमने, सो दैट शॉट जस्ट पासेस ओवर द टावर हॉरिजेंटली। तो यहाँ से हमने फायर किया और ये यहाँ से जस्ट हॉरिजेंटली टच करता हुआ गया है, जस्ट हॉरिजेंटली ऐसे कुछ ऐसा गया। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा बेकार दिख रहा है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 200 है। ठीक है, द फायरिंग एंगल ऑफ शॉट विद हॉरिजेंटल। तो पूछा है कि यहाँ से ये कितने एंगल पे फायर किया गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, इस प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स कितना है, इस प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स है 100। इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा, इस प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा 400, और रेंज का हाफ कितना होगा 200। तो इन्हीं दोनों चीजों को हमें यूज करना है। तो एच मैक्स का तुम फॉर्मूला लिख लो। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, है ना। अब आप देखो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या लिखते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड दिस इज इक्वल टू 400। यही है ना हमारा। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं डिवाइड करती हूँ, तो यू स्क्वायर कैंसिल होगा, जी जी कैंसिल होगा। अब रहने दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 है, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 पहले से था, 2 यहाँ लिख दो। साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 होगा। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा कैंसिल होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है 1, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री, यानी कि आंसर शुड बी व्हाट 45 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन। देयर आर टू सिमिलर स्प्रिंग्स P and Q have a spring constant KP and KQ such that KP is greater than KQ। KP क्या है, greater than KQ। They are stretched first by the same amount then by the same force। सबसे पहले उन दोनों को स्ट्रेच किया गया है सेम अमाउंट से। तो अगर सेम अमाउंट से स्ट्रेच करोगे तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इन केस ऑफ P कितना होगा, हाफ KP एक्स स्क्वायर। सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया है तो एक्स दोनों में स्ट्रेच लेंथ होगा। वर्क डन इन क्यू क्या लिखोगे,
हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर, सेम लेंथ से स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, इसलिए दोनों में एक्स लिखा है मैंने। अब यहाँ पे देखो के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, सो डब्ल्यू पी विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। तो हमारा फर्स्ट केस तो ये होगा कि डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू, यानी कि ऑप्शन आइदर ए हो सकता है या सी हो सकता है, तो दूसरा भी करना पड़ेगा। अब देखो सेम फोर्स सेकेंड केस में कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं हम लोग, सेम फोर्स से। तो पहले स्प्रिंग पे भी कितना फोर्स लगा, एफ, और दूसरे स्प्रिंग पे भी कितना फोर्स लगा, एफ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है केपी, इसका है के क्यू। तो दोनों में ही स्ट्रेचिंग लेंथ क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो सपोज एक्स के एक्स पी किसके बराबर हो, के पी एक्स पी किसके बराबर होगा, एफ। सो एक्स पी किसके बराबर होगा, एफ बाई के पी। सिमिलरली एक्स क्यू किसके बराबर होगा, एफ बाई के क्यू। अगेन यहाँ पे फिर से निकालोगे, डब्ल्यू पी किसके बराबर होगा, हाफ के पी स्ट्रेचिंग डिस्टेंस एक्स पी, यानी कि एफ स्क्वायर के पी का स्क्वायर। डब्ल्यू क्यू क्या होगा, हाफ के क्यू एफ स्क्वायर के क्यू का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख लो, डब्ल्यू पी जो है वो डब्ल्यू पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/kp है ना। और डब्ल्यू क्यू क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/kq। और हमें पता है कि केपी ग्रेटर देन के क्यू, तो अगर केपी ज्यादा बड़ा है तो डब्ल्यू पी हमारा क्या होने वाला है, स्मॉल होने वाला है, ठीक है। सो डब्ल्यू पी हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पी लेस देन डब्ल्यू क्यू। सो विच विल बी योर करेक्ट आंसर हियर, द करेक्ट आंसर विल बी डब्ल्यू पी। इनिशियली डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू एंड फाइनली डब्ल्यू क्यू बड़ा हो रहा है डब्ल्यू पी से, सो द फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगले टेस्ट के लिए तुम लोग सही से प्रिपरेशन करना, फॉर्मूला सारे सही से देखना, और क्वेश्चन अटेंड करते वक्त अपना कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई रखना, ठीक है। So that will help you more. Do practice more and more question. That's the only way you can what you can achieve more and more. Thank you. Thank you so much. So let's now stop here things. Bye bye. Tata.